हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल स्टडी पुट दर्पण में। 19 अक्टूबर दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल के सभी शिफ्ट का एग्जाम समाप्त हो चुका है और अभी हम लोग तीनों शिफ्ट का एक साथ एनालिसिस को देखेंगे। और अगर आप इससे पहले जितने भी पेपर हुए हैं उसका अगर एनालिसिस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल पर विजिट कर सकते हैं। और एक महत्वपूर्ण बात, अगर आपने अभी तक स्टडी पुट दर्पण यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए। साथ ही पास वाले बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि जैसे ही कोई वीडियो अपलोड होता है तो तुरंत आपके पास नोटिफिकेशन पहुँच जाए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और चलते हैं पहला क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन पूछा गया था, ठोस अवस्था से सीधे गैस अवस्था में होने वाले परिवर्तन की घटना को क्या कहते हैं? ठोस अवस्था से सीधे गैस अवस्था में होने वाले परिवर्तन की घटना को क्या कहते हैं? तो ठोस अवस्था से सीधे गैस अवस्था में होने वाले परिवर्तन की घटना को ऊर्ध्वपातन कहते हैं। क्या कहते हैं? ऊर्ध्वपातन करेक्ट आंसर हो जाता है। ऊर्ध्वपातन का कौन कौन सा उदाहरण है इसको भी देख लेते हैं। कपूर हो गया, आयोडीन, गंधक, नौसादर, नेप्थलीन, आइडोफॉर्म और एंथ्रासीन, ये सब जो है ऊर्ध्वपातन के एग्जाम्पल है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे और कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट भी है, देख लेते हैं इसको भी। आसवन किसे कहते हैं, इसको भी देख लेते हैं। आसवन किसे कहते हैं? किसी द्रव्य को वाष्पीकृत करके पुनः ठंडा करने के प्रक्रम को आसवन कहते हैं। किसी द्रव्य को वाष्पीकृत करके पुनः ठंडा करने के प्रक्रम को आसवन कहते हैं। एग्जाम्पल हो गया आसुत जल। क्या हो गया? आसुत जल। अगला है रवाकरण। किसी विलयन को धीरे धीरे ठंडा करके ठोस अवस्था में बदलने की प्रक्रिया को रवाकरण कहते हैं। किसी विलयन को धीरे धीरे ठंडा करके ठोस अवस्था में बदलने की प्रक्रिया को रवाकरण कहते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और इसको भी देख लेते हैं। प्रभाजी आसवन, ऐसे मिश्रण जिनके संगठक के क्वथनांक में कम से कम अंतर होता है। ऐसे मिश्रण जिनके संगठक के क्वथनांक में कम से कम अंतर होता है उसका पृथक्करण करने के लिए प्रभाजी आसवन विधि का प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल जैसे हो गया पेट्रोल, डीजल, केरोसिन इत्यादि जो है प्रभाजी आसवन के द्वारा शुद्धिकरण होता है इसका। जबकि भाप आसवन को भी देख लेते हैं। इस विधि से उन कार्बनिक पदार्थों का शुद्धिकरण किया जाता है जो जल में घुलता नहीं है यानी अविलय होता है, उसे भाप आसवन विधि के शुद्धिकरण किया जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, कुचिपुड़ी नृत्य किस भगवान से संबंधित है? कुचिपुड़ी जो नृत्य है वो किस भगवान से संबंधित है? तो कुचिपुड़ी नृत्य का संबंध भगवान कृष्ण से, तो भगवान कृष्ण जो है करेक्ट आंसर हो जाता है। इसका संस्थापक जो है, कुचिपुड़ी नृत्य का संस्थापक सिद्धेंद्र योगी को माना जाता है। किसे माना जाता है? सिद्धेंद्र योगी को माना जाता है। और एक महत्वपूर्ण बात, कुचिपुड़ी नृत्य जो है पीतल की थाली पर किया जाता है। याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पीतल की थाली पर कौन सा नृत्य किया जाता है? तो होगा कुचिपुड़ी। कुचिपुड़ी नृत्य को पीतल की थाली पर किया जाता है। कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट को भी देख लेते हैं। कुचिपुड़ी नृत्य आंध्र प्रदेश राज्य से संबंधित है। कुचिपुड़ी नृत्य पीतल के थाली पर किया जाता है। देख लीजिए, पीतल कुचिपुड़ी नृत्य पीतल के थाली पर किया जाता है। और कुछ नृत्य को देख लेते हैं, जैसे हो गया भरतनाट्यम। भरतनाट्यम यह एक एकल स्त्री नृत्य है। एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, इनमें से कौन एकल स्त्री नृत्य है? तो वहाँ भरतनाट्यम करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो भरतनाट्यम तमिलनाडु राज्य का लोक नृत्य है। कथकली केरल का है। मोहिनीअट्टम ये भी केरल का है। मोहिनीअट्टम नृत्य जो है भरतनाट्यम तथा कथकली का मिश्रण है, इसको भी याद रखिएगा। मोहिनीअट्टम जो नृत्य है वो भरतनाट्यम तथा कथकली का मिश्रण है। ओडिसी जो है, ओडिसी नृत्य जो है कृष्ण लीला पर आधारित नृत्य है, जबकि मणिपुरी जो नृत्य है मणिपुर का है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला है सतरिया। सतरिया जो नृत्य है असम राज्य का है। कहाँ का है? असम। और सतरिया नृत्य का संस्थापक शंकरदेव को माना जाता है। किसे माना जाता है? शंकरदेव को सतरिया नृत्य का संस्थापक माना जाता है। अगला है कथक नृत्य। कथक नृत्य जो है उत्तर प्रदेश राज्य का है। कहाँ का है? उत्तर प्रदेश। कथक नृत्य नवाब वाजिद अली शाह द्वारा संरक्षित है। किसके द्वारा? नवाब वाजिद अली शाह के द्वारा कथक नृत्य संरक्षित है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, ईमेल का प्रथम भाग क्या कहलाता है? ईमेल का प्रथम भाग क्या कहलाता है? तो ईमेल का प्रथम भाग जो होता है उसे यूजर नेम कहते हैं। क्या कहते हैं? यूजर नेम करेक्ट आंसर हो जाता है। जबकि लास्ट नेम जो होता है उसे डोमेन नेम कहते हैं। क्या कहते हैं? डोमेन नेम। तो यूजर नेम करेक्ट हो जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, जल के ऊपर सुई का तैरना किसका कारण है? जल के ऊपर सुई का तैरना किसका कारण है? तो ये पृष्ठ तनाव का कारण है। किसका है? पृष्ठ तनाव, सरफेस टेंशन जो है करेक्ट आंसर हो जाता है। कुछ और एक्स्ट्रा फैक्ट को देख लेते हैं। तनाव किसे कहते हैं? पृष्ठ तनाव किसी द्रव्य का वह गुण है जिसके कारण वह अपने क्षेत्रफल को नियंत्रित बनाने की चेष्टा करता है। पृष्ठ तनाव किसी द्रव्य का वह गुण है जिसके कारण वह अपने क्षेत्रफल को नियंत्रण बनाए रखने में की चेष्टा करता है। पृष्ठ तनाव का एसआई मात्रक जो होता है न्यूटन प्रति मीटर होता है, जबकि पृष्ठ तनाव का विमीय सूत्र जो होता है m1t-2 होता है। पृष्ठ तनाव का जो फॉर्मूला होता है कार्य बटे क्षेत्रफल होता है। क्या होता है? कार्य बटे क्षेत्रफल। और कुछ देख लेते हैं।
तापमान के बढ़ने से द्रव के पृष्ठ तनाव का मान घटता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तापमान के बढ़ने से द्रव के पृष्ठ तनाव का मान जो है घटता है, जबकि क्रांतिक ताप पर यह शून्य हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि 2021 में किस राज्य में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति संशोधन विधेयक को लाया गया। 2021 में किस राज्य में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति संशोधन विधेयक को लाया गया। तो असम में लाया गया। कहाँ? असम जो है करेक्ट आंसर हो जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कार्ले की गुफा किस राज्य में स्थित है। कार्ले की गुफा किस राज्य में स्थित है। तो कार्ले की जो गुफा है महाराष्ट्र में। कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र। कार्ले की गुफा महाराष्ट्र में स्थित है। महाराष्ट्र करेक्ट आंसर हो जाता है। और कुछ गुफा को देख लेते हैं, जैसे अजंता एलोरा की गुफा, ये कहाँ है? महाराष्ट्र में। भीमबेटका की गुफाएं मध्य प्रदेश में। बाघ की गुफाएं भी मध्य प्रदेश में। बादामी की गुफा कर्नाटक में स्थित है। एलिफेंटा की गुफा महाराष्ट्र में स्थित है। उदयगिरी की गुफा उड़ीसा में स्थित है। चलते हैं आगे। उदयगिरी की गुफा उड़ीसा में स्थित है। अमरनाथ गुफा जम्मू कश्मीर में स्थित है। बुर्राह की गुफा आंध्र प्रदेश में स्थित है, जबकि वराह नामक गुफा जो है तमिलनाडु में स्थित है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की। और जोगीमारा की गुफा जो है छत्तीसगढ़ में स्थित है। कहाँ? छत्तीसगढ़। अगला क्वेश्चन पूछा गया था HTML का वर्क काम क्या होता है। HTML जो होता है ना, उसका काम क्या होता है, क्वेश्चन को पूछा गया था HTML। तो HTML का फुल फॉर्म क्या था, इसको सबसे पहले देते हैं। HTML हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज होता है। क्या होता है? हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज होता है। जबकि HTML का काम होता है, यह एक मार्कअप भाषा है जिसका उपयोग वेब ब्राउजर, पाठ, छवियों तथा अन्य सामग्रियों को दृश्य या श्रव्य पृष्ठों में व्याख्या और रचना करना इसका वर्क है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन पूछा गया था अभी वर्तमान में भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है। अभी वर्तमान में भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है। तो अभी वर्तमान में भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त हैं राजीव कुमार है। कौन है? राजीव कुमार। और ये 25वें नंबर के हैं। कितना नंबर के? 25वें नंबर। तो राजीव कुमार करेक्ट आंसर हो जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन पूछा गया था अभी वर्तमान में प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार कौन है। अभी वर्तमान में प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार कौन है। तो प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार जो है संजीव सान्याल है। कौन है? संजीव सान्याल करेक्ट आंसर हो जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन पूछा गया था टोक्यो ओलंपिक 2020 में लवलीना बोर्गोहेन किस खेल में कांस्य पदक जीती थी। टोक्यो ओलंपिक 2020 में लवलीना बोर्गोहेन किस खेल में कांस्य पदक जीती थी। तो ये बॉक्सिंग में जीता था। कौन खेल? बॉक्सिंग जो करेक्ट आंसर हो जाता है। और कितने केजी भार वर्ग में? तो 69 केजी भार वर्ग में इसने जीता था। और ये किस राज्य का है? असम राज्य का है। कहाँ का है? असम राज्य। तो बॉक्सिंग करेक्ट आंसर हो जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कोविड-19 के दौरान किस IIT ने गेमिंग प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया था। कोविड-19 के दौरान किस IIT ने गेमिंग प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया था। तो गेमिंग प्लेटफॉर्म को IIT मद्रास के द्वारा लॉन्च किया गया। तो IIT मद्रास करेक्ट हो जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन पूछा गया था गणगौर त्यौहार किस मौसम में मनाया जाता है। गणगौर त्यौहार किस मौसम में मनाया जाता है। तो गणगौर जो त्यौहार मनाया जाता है, यह राजस्थान राज्य का एक त्यौहार है। किस राज्य का? राजस्थान। जबकि यह वसंत ऋतु में मनाया जाता है। तो वसंत ऋतु करेक्ट आंसर हो जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन पूछा गया था MS एक्सेल 2010 में वर्कशीट के सबसे ऊपरी हिस्सा क्या कहलाता है। MS एक्सेल 2010 में वर्कशीट के सबसे ऊपरी हिस्सा क्या कहलाता है। तो सबसे ऊपरी हिस्सा को टाइटल बार कहते हैं। क्या कहते हैं? टाइटल बार करेक्ट आंसर हो जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन पूछा गया था डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स जिसे व्यपगत सिद्धांत भी कहा जाता है। तो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स सिद्धांत किस वायसराय ने दिया था। तो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स सिद्धांत लॉर्ड डलहौजी के द्वारा दिया गया था। क्या किसने दिया था? लॉर्ड डलहौजी जो है करेक्ट आंसर हो जाता है। जबकि इसका कार्यकाल जो था 1848 से 1856 तक। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स क्या था, इसको जरा अभी देख लेते हैं। पैतृक वारिस ना होने की स्थिति में सर्वोच्च सत्ता कंपनी के द्वारा अपने अधीनस्थ क्षेत्रों को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाने को डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स का सिद्धांत नाम दिया गया था। तो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स लॉर्ड डलहौजी करेक्ट हो जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन पूछा गया था IP का फुल फॉर्म क्या होता है। IP, तो IP का फुल फॉर्म होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल। इंटरनेट प्रोटोकॉल करेक्ट आंसर हो जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन पूछा गया था हॉर्नबिल त्यौहार कब मनाया जाता है। हॉर्नबिल जो त्यौहार है कब मनाया जाता है। तो हॉर्नबिल त्यौहार 1 से 10 दिसंबर तक मनाया जाता है। कब? 1 से 10 दिसंबर करेक्ट आंसर हो जाता है। और ये नागालैंड राज्य में मनाया जाता है। कहाँ? नागालैंड। नागालैंड राज्य को फाल्कन कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड भी कहा जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको याद रखिएगा। नागालैंड राज्य को फाल्कन कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड भी कहा जाता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया था WWF का स्थापना कब हुआ था। WW का स्थापना कब हुआ था। वर्ल्ड वाइड वेब क्या होता है फुल फॉर्म? वर्ल्ड वाइड वेब। इसकी स्थापना जो 1989 में हुआ था। कब हुआ था? 1989 जो है करेक्ट आंसर हो जाता है। और किसके द्वारा किया गया था?
तो टिम बर्नर्स-ली के द्वारा इसकी स्थापना किया गया था। किसके द्वारा? टिम बर्नर्स-ली के द्वारा। और कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट को देख लेते हैं। गूगल की स्थापना 1998 में हुआ था। फेसबुक की स्थापना 2004 में हुआ था। व्हाट्सएप की स्थापना 2009 में हुआ था। जीमेल की स्थापना 2004 में हुआ था। इंस्टाग्राम की स्थापना 2010 में हुआ था, जबकि ट्विटर की स्थापना 2006 में हुआ था। तो WWF का स्थापना 1989 करेक्ट आंसर हो जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन पूछा गया था 2002 में संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य थे? 2002 में संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य थे? तो 2002 में संविधान में 11 मौलिक कर्तव्य थे। कितना? तो 11 जो है करेक्ट आंसर हो जाता है। जबकि इससे पहले जो था वो 10 थे। कितना? पहले 10 थे। जबकि 86वां संविधान संशोधन 2002 में शिक्षा के अधिकार को भी इसमें जोड़ा गया था, तो उसको मिला करके 11 हो गया था। तो 11 करेक्ट आंसर हो जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन पूछा गया था राजा जयचंद कहाँ के शासक थे? कोई बच्चा बोल रहा है कि राजा जयचंद कहाँ के शासक थे, इसको पूछा गया। और कोई बोल रहा है कि राजा जयचंद जो है किस वंश के शासक थे, इसको पूछा गया था। तो राजा दोनों को बता देते हैं। राजा जयचंद जो था कन्नौज के शासक थे। कहाँ? कन्नौज। और ये गढ़वाल वंश का था। कहाँ का? गढ़वाल वंश। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन पूछा गया था भारतीय सैन्य अकादमी की स्थापना किस वर्ष किया गया था? भारतीय सैन्य अकादमी की स्थापना किस वर्ष किया गया था? तो भारतीय सैन्य अकादमी की स्थापना 1 अक्टूबर 1932 को हुआ था। कब? 1 अक्टूबर 1932 करेक्ट आंसर हो जाता। जबकि भारतीय सैन्य अकादमी स्थित है कहाँ? देहरादून में स्थित है। 1 अक्टूबर 1932 को ही इंडियन एयरफोर्स की स्थापना भी हुआ था। इस बात को भी याद रखिएगा। इंडियन एयरफोर्स की स्थापना 8 अक्टूबर 1932 को हुआ था। इंडियन एयरफोर्स की स्थापना 8 अक्टूबर 1932 को हुआ था। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। यहाँ थोड़ा मिस प्रिंट है, इसको ठीक है सुधार लीजिएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन पूछा गया था भारत के किस क्षेत्र में शीत ऋतु का प्रभाव सबसे कम देखने को मिलता है? भारत के किस क्षेत्र में शीत ऋतु का प्रभाव सबसे कम देखने को मिलता है? तो शीत ऋतु का प्रभाव सबसे कम जो है रेगिस्तान वाले क्षेत्रों में देखने को मिलता है। तो जैसलमेर साइड के रेगिस्तान करेक्ट आंसर हो जाता। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन पूछा गया था साक्षरता दर किस प्रकार निकाला जाता है? फॉर्मूला दिया हुआ था ऑप्शन में। साक्षरता दर किस प्रकार निकाला जाता है? तो साक्षरता दर से पहले समझ लेते हैं क्या होता है। 7 वर्ष या उससे अधिक आयु की कुल जनसंख्या में साक्षरों की प्रतिशत जनसंख्या को साक्षरता दर कहा जाता है। 7 वर्ष या उससे अधिक आयु की कुल जनसंख्या में साक्षरों की प्रतिशत जनसंख्या को साक्षरता दर कहा जाता है। जबकि साक्षरता दर बराबर फॉर्मूला होता है साक्षरों की संख्या बटे 7 वर्ष से अधिक आयु वाले की संख्या साक्षरता जनसंख्या। साक्षरता दर बराबर साक्षरों की संख्या बटे 7 वर्ष से अधिक आयु वाले की जनसंख्या गुना 1000 करेक्ट आंसर हो जाता है। अब वर्तमान समय में भारत की साक्षरता दर 74.04 है। कितना? 74.04। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन पूछा गया था मोहम्मद गवान किस साम्राज्य का वजीर था? मोहम्मद गवान किस साम्राज्य का वजीर था? तो बहमनी साम्राज्य करेक्ट आंसर हो जाता। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन पूछा गया था F2 फंक्शन का वर्क क्या होता है? F2 फंक्शन कंप्यूटर में F2 फंक्शन का काम क्या है, इसको पूछा गया था। तो F2 फंक्शन का काम होता है रीनेम या एडिट करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। रीनेम तथा एडिट करने के लिए F2 का यूज किया जाता है। तो कंप्यूटर में 12 शॉर्टकी होते हैं, उसके साथ सबको देख लेते हैं एक एक करके क्या किसका काम है। सबसे पहले F1 जो होता है हेल्प के लिए प्रयोग किया जाता है। F2 जो होता है रीनेम तथा एडिट के लिए होता है, यही पूछा गया था। F3 जो होता है सर्चिंग के लिए होता है। F4 जो होता है विंडो को ओपन करने के लिए इसका उपयोग होता है। F5 रिफ्रेश के लिए होता है। F7 स्पेलिंग चेक के लिए होता है। F8 रिब्यूट के लिए होता है। जबकि F9 रिमूव सेलेक्ट पर्सन को के लिए होता है। जबकि F10 का उपयोग राइट क्लिक के लिए शिफ्ट प्लस F10 को दबाएंगे तो राइट क्लिक के लिए इसका उपयोग किया जाता है। जबकि F11 का प्रयोग फुल स्क्रीन के लिए किया जाता है। F12 का उपयोग सेव एज के लिए प्रयोग किया जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन पूछा गया था फुगड़ी नृत्य किस राज्य की है? फुगड़ी नृत्य किस राज्य की है? तो फुगड़ी नृत्य का संबंध गोवा से है। गोवा जो है करेक्ट आंसर हो जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन पूछा गया था उड़ीसा ओपन 2022 का महिला वर्ग का खिताब किसने जीता है? उड़ीसा ओपन 2022 का महिला वर्ग का खिताब किसने जीता है? तो महिला वर्ग का खिताब उन्नति हुड्डा के द्वारा जीता गया। किसका? उन्नति हुड्डा जी के द्वारा जीता गया। तो उन्नति हुड्डा करेक्ट आंसर हो जाता है। उड़ीसा ओपन का संबंध जो है बैडमिंटन से है। किस खेल से? बैडमिंटन से है उड़ीसा ओपन का संबंध। तो उन्नति हुड्डा करेक्ट हो जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन पूछा गया था MS एक्सेल में रो को सेलेक्ट करने के लिए शॉर्टकट की क्या होता है? MS एक्सेल में रो को सेलेक्ट करने के लिए शॉर्टकट की जो होता है शिफ्ट प्लस स्पेस होता है। क्या होता है? शिफ्ट प्लस स्पेस करेक्ट आंसर हो जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन पूछा गया था एक्सेल में वर्कशीट का डिफॉल्ट नाम क्या होता है? एक्सेल में वर्कशीट का डिफॉल्ट नाम क्या होता है? तो वर्कशीट का डिफॉल्ट नेम जो होता है उसे सीट कहते हैं, सीट 1 कहते हैं। क्या कहते हैं? सीट 1 करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया था वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किसके शासनकाल में लाया गया था?
वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किसके शासनकाल में लाया गया था? तो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लॉर्ड लिटन के कार्यकाल में 1878 में लाया गया था, जबकि लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में इसको रद्द किया गया था। लॉर्ड रिपन के द्वारा इसको रद्द कर दिया गया था। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट क्या था, इसके बारे में कुछ देख लेते हैं। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 का वर्नाकुलर प्रेस एक्ट भारतीय भाषाओं के प्रेस की स्वतंत्रता को प्रतिबंधित करने के लिए था। दूसरा एंग्लो अफगान युद्ध के लिए लॉर्ड लिटन की बहुत आलोचनाएं की गई थी, इसलिए उन्होंने अपने अधीन ब्रिटिश नीतियों की आलोचना व्यक्त करने के लिए मौखिक प्रेस को रोकने के उद्देश्य से इस अधिनियम को पारित किया गया था। इसे गैंगिंग एक्ट भी कहा जाता है। इसे क्या कहता है? गैंगिंग एक्ट भी इसे कहा जाता है। यह पहली बार है जब किसी अधिनियम ने सरकार को अदालत के आदेशों के बिना भी सर्च वारंट जारी करने और अखबार के परिसर में प्रवेश करने का अधिकार दिया था। तो ये था रॉलेट वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, पीएम डिवाइन योजना किससे संबंधित है? पीएम डिवाइन योजना किससे संबंधित है? तो पीएम डिवाइन योजना क्या है, इसे देख लेते हैं। केंद्रीय बजट 2022-23 में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी के द्वारा एक नई पीएम डिवाइन योजना प्रस्तावित की गई। पीएम डिवाइन योजना के बारे में जानते हैं। पीएम डिवाइन योजना सरकार ने 1500 करोड़ रुपये के प्रारंभिक आवंटन के साथ पीएम डिवाइन योजना की घोषणा की। इस योजना का उद्देश्य मिजोरम में अपनी तरह की अनूठी बम्बू लिंक रोड्स सहित बुनियादी ढांचे और जरूरत आधारित सामाजिक विकास के लिए फंड प्रदान करना इसका उद्देश्य था। तो पीएम डिवाइन योजना कहाँ स्टार्ट किया? मिजोरम राज्य के लिए स्टार्ट किया गया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, कांचीपुरम में कैलाश मंदिर किस शैली में बना हुआ है? कांचीपुरम में कैलाश मंदिर किस शैली में बना हुआ है? तो कांचीपुरम के कैलाश मंदिर द्रविड़ शैली में बना हुआ है। कौन? द्रविड़ शैली। दक्षिण भारत के जितने भी मंदिर हैं अधिकतर द्रविड़ शैली में बने हैं, जबकि उत्तर भारत के जो मंदिर हैं वो नागर शैली में बने हैं। कांचीपुरम के कैलाश मंदिर का निर्माण पल्लव वंश के शासक नरसिंह वर्मन द्वितीय के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? नरसिंह वर्मन द्वितीय के द्वारा। तो द्रविड़ शैली करेक्ट हो जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, भारत के किस राज्य की जनसंख्या घनत्व सबसे कम है? ये रिपीट हुआ था क्वेश्चन, ये थर्ड शिफ्ट में रिपीट हुआ है क्वेश्चन। भारत के किस राज्य की जनसंख्या घनत्व सबसे कम है? तो अरुणाचल प्रदेश करेक्ट आंसर हो जाता है। अरुणाचल प्रदेश राज्य की जनसंख्या घनत्व सबसे कम है और कितना है? 17 प्रति वर्ग किलोमीटर है इसका जनसंख्या घनत्व, जबकि सबसे ज़्यादा किसका है? बिहार राज्य की जनसंख्या घनत्व सबसे ज़्यादा कितना है? तो 1106 है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, सती प्रथा को किसने समाप्त किया था? सती प्रथा को किसने समाप्त किया था? तो सती प्रथा को समाप्त राजा राम मोहन जी के द्वारा लॉर्ड विलियम बेंटिक के प्रयासों से 1829 में किया गया था। तो या तो ऑप्शन में राजा राम मोहन राय दिया होगा या तो लॉर्ड विलियम बेंटिक दिया होगा, दोनों में से एक दिया होगा, वो करेक्ट करना था। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, अगस्त 2022 में अशोक लीलैंड ने कौन सा इलेक्ट्रिक डबल डेकर बस लॉन्च किया था? अगस्त 2022 में अशोक लीलैंड ने कौन सा इलेक्ट्रिक डबल डेकर बस को लॉन्च किया गया था? तो उस बस का नाम था स्विच EIV। क्या नाम था? स्विच EIV, और इसे मुंबई में लॉन्च किया गया था। कहाँ? मुंबई। तो स्विच। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, अरावली और सतपुड़ा के बीच कौन सी पर्वत श्रृंखला की स्थित है? अरावली और सतपुड़ा के बीच कौन सी पर्वत श्रृंखला स्थित है? तो अरावली और सतपुड़ा के बीच विंध्याचल पर्वत श्रृंखला स्थित है। विंध्याचल पर्वत श्रृंखला करेक्ट हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, कार्बन मोनोऑक्साइड में ऑक्सीजन के कितने अणु विद्यमान होते हैं? कार्बन मोनोऑक्साइड में ऑक्सीजन के कितने अणु विद्यमान होते हैं? तो कार्बन मोनोऑक्साइड का फॉर्मूला जो होता है वो CO होता है। तो इसमें देख लीजिए अणु का क्या हुआ? अणु एक है, तो एक करेक्ट आंसर हो जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, पानीपत का तीसरा युद्ध किसके किसके बीच हुआ था? पानीपत का तीसरा युद्ध किसके किसके बीच हुआ था? तो पानीपत का तीसरा युद्ध 1761 में अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच हुआ था। किसके किसके बीच? अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच करेक्ट आंसर हो जाता है। पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था, जबकि पानीपत का दूसरा युद्ध 1556 में अकबर और हेमू के बीच में हुआ था। तो 1761 करेक्ट आंसर हो जाता है और अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, भारत में जनगणना कितने वर्ष के अंतराल पर कराया जाता है? भारत में जनगणना कितने वर्ष के अंतराल पर कराया जाता है? तो 10 वर्ष के अंतराल पर भारत में जनगणना कराया जाता है। तो 10 वर्ष करेक्ट आंसर हो जाता है। जनगणना से संबंधित कुछ मुख्य इंपॉर्टेंट बातें को भी देख लेते हैं। जनगणना जो है संविधान की 7वीं अनुसूची में रखी गई है। किस अनुसूची में? 7वीं अनुसूची में जनगणना को रखी गई है और यह संघ सूची के अंतर्गत आता है। किस सूची? संघ सूची के अंतर्गत आता है। गृह मंत्रालय के तहत भी आता है। गृह मंत्रालय के तहत जनगणना आता है और जनगणना जो है संविधान के अनुच्छेद 246 के तहत कराया जाता है। कितना? 246 के तहत जनगणना जो है भारतीय संविधान के 246 के तहत जनगणना कराया जाता है।
केंद्रीय स्तर पर जनगणना का सबसे बड़ा अधिकारी जो होता है वो जनगणना आयुक्त होता है। कौन होता है? जनगणना आयुक्त। जनगणना अधिनियम 1948 में पारित किया गया था। कब? 1948 में जनगणना अधिनियम पारित किया गया था। जबकि जनगणना विभाग की स्थापना 1961 में हुआ था। कब हुआ था? 1961 में। विश्व में सर्वप्रथम जनगणना स्वीडन देश में 1749 में हुआ था। कब हुआ था? 1749 में स्वीडन में सर्वप्रथम जनगणना हुआ था। जबकि विश्व में प्रथम 10 की जनगणना जो हुआ था वो अमेरिका में 1890 में हुआ था। 10 की जनगणना सर्वप्रथम अमेरिका में 1890 में हुआ था। ब्रिटिश काल में सर्वप्रथम 1872 में लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में जनगणना हुआ था। जबकि भारत में सर्वप्रथम नियमित जनगणना 1881 में लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में हुआ था। कब? लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में। भारत में 2011 की जनगणना देश की 15वीं जनगणना थी। कितने नंबर की थी? 15वीं जनगणना थी। और इसका जो नारा था, हमारी जनगणना हमारा भविष्य, इसका नारा था। पहली जनगणना में कुल प्रश्न 14 प्रश्न पूछे गए थे। पहली जनगणना में कुल 14 प्रश्न पूछे गए थे, जबकि 2011 की जनगणना में 29 प्रश्न पूछे गए थे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पहली जनगणना में 14 प्रश्न पूछे गए थे, जबकि 2011 की जनगणना में 29 प्रश्न पूछे गए थे। भारत के प्रथम जनगणना आयुक्त कौन थे? तो भारत के प्रथम जनगणना आयुक्त WC प्लॉयडेन थे। कौन थे? WC प्लॉयडेन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और 2011 की जनगणना जो है 2 चरणों में पूरा किया गया था। कितने? 2 चरणों में पूरा किया गया था। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला पॉइंट है, 2011 की जनगणना का शुभंकर एक परगणक शिक्षिका को बनाया गया था। किसको? एक परगणक शिक्षिका को बनाया गया था। भारत में जाति आधारित जनगणना 1881 में शुरू हुई थी। कब? 1881 में जाति आधारित जनगणना स्टार्ट हुआ था। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, रासायनिक उर्वरक में NPK का फुल फॉर्म क्या होता है? NPK, नाइट्रोजन फास्फोरस पोटेशियम, NPK का फुल फॉर्म होता है। तो नाइट्रोजन फास्फोरस पोटेशियम करेक्ट आंसर हो जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, बाराबाती का किला किस राज्य में स्थित है? बाराबाती का किला किस राज्य में स्थित है? तो बाराबाती का किला उड़ीसा राज्य में स्थित है। कहाँ? उड़ीसा करेक्ट आंसर हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन था, गूगल क्रोम क्या है? गूगल क्रोम क्या है? तो गूगल क्रोम एक वेब ब्राउजर है। क्या? वेब ब्राउजर जो करेक्ट आंसर हो जाता है। वेब ब्राउजर करेक्ट आंसर हो जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, बिहू किस राज्य का लोक नृत्य है? शायद ऐसे इस क्वेश्चन को नहीं पूछा गया था। पूछा गया था कि इनमें से कौन सा नृत्य जो है आसाम का है? इनमें से कौन सा नृत्य जो है आसाम का है? ये क्वेश्चन सवाल था। तो बिहू जो है किस राज्य का है? असम। तो ऑप्शन के अनुसार वहाँ देख लेता। तो असम राज्य का कौन कौन सा नृत्य है? बिहू हो गया, सत्रिया भी असम का होता है, सत्रिया। अब ऑप्शन में कौन कौन दिया हुआ था देख लेते। या तो बिहू दिया हुआ, या तो सत्रिया दिया हुआ, तो और कुछ दिया हुआ। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, 2022 में अटल इनोवेशन मिशन के निदेशक किसे बनाया गया है? 2022 में अटल इनोवेशन मिशन के निदेशक किसे बनाया गया है? तो अटल इनोवेशन मिशन के निदेशक डॉक्टर चिंतन वैष्णव को बनाया गया। किसे बनाया गया? डॉक्टर चिंतन वैष्णव करेक्ट आंसर हो जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन समाप्त हो चुका है। तो ये रहा 19 अक्टूबर के सभी शिफ्ट का एक साथ पेपर एनालिसिस। वीडियो कैसा लगा हो कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।